जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में CGPSC विद निकिता में। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से क्लास 3 का पार्ट 2 देखेंगे, जो कि होगा मुंडा जनजाति से। कुछ MCQs करेंगे आज। तो आइए देखते हैं हमारा पहला MCQ क्या है। मुंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। जो मुंडा शब्द होता है ना, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है गाँव का मुखिया। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली मुंडा जनजाति में मुंडा शब्द का अर्थ गांव का मुखिया होता है। स्थानीय स्तर पर इन्हें होरोहान या मूरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो स्थानीय स्तर है ना, इन्हें होराहान या मूरा के नाम से भी जाना जाता है। और यह जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है, लेकिन इसके कुछ समूह छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में पाए जाते हैं, जैसे कि बलरामपुर और जशपुर। ये दोनों जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध मानव विज्ञानी शरद चंद्र राय के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार मुंडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ माना गया है। तो इनका जो मूल निवास स्थान है ना, वो कौन से स्थान पे है। यह रहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत में, जो कि अरावली पर्वत पर है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। शरद चंद्र राय के अनुसार मुंडा मूल रूप से उत्तरी पश्चिम भारत में अरावली पर्वत क्षेत्रों में रहते हैं। आर्यों के आगमन के बाद ये आजमगढ़ की ओर गए, फिर छोटा नागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया। अंततः कृषि योग्य भूमि बनाकर कुछ लोग छत्तीसगढ़ के जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर के जंगलों में बस गए। जो हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं ना, वहाँ पर ये जो कहाँ पर है, ये हैं आपके जशपुर में, सरगुजा में और बलरामपुर के जंगलों में बस गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति के गांवों में सरना नामक स्थान का क्या सामाजिक और धार्मिक महत्व है। जो मुंडा जनजाति होती है ना, उनके गांव में एक सरना नाम का एक स्थान है। उसका सामाजिक और धार्मिक अर्थ पूछा है, उसका महत्व क्या है। तो उसका महत्व होता है, यह गांव के ना देवी देवताओं का पवित्र स्थान होता है। जो सरना होता है मुंडा जनजाति में, जो सरना होता है मुंडा जनजाति में, वह एक पवित्र स्थान होता है देवी देवताओं का। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। सरना यह मुंडा गांवों में देवी देवताओं का पवित्र स्थान होता है, जहां धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होते हैं। वहीं पर ही अन्य महत्वपूर्ण स्थल होते हैं मुंडा जनजाति में, जो कि गांव में अखरा और सागन भी होते हैं। घरेलू संरचना में घर मिट्टी के होते हैं और दीवारें सफ़ेद मिट्टी के होते हैं, और जो फर्श होती हैं इनकी, वह गोबर से लिपा हुआ होता है। और जो पशु होते हैं ना, उनके लिए कोठा अलग से बनाया जाता है। किसमें? मुंडा जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति के धर्म में जीववाद और प्रकृतिवाद, जो जीववाद और प्रकृतिवाद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इनके प्रमुख देव सिंह बोंगा वास्तव में किसके प्रतीक हैं। तो यह है हमारे सूर्य देव के। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो मुंडा जनजाति होते हैं ना, उनके धर्म में, उनका जो धर्म होता है उसमें जीववाद और प्रकृतिवाद का एक गहरा प्रभाव वो बताते हैं कि दिखाई देता है। और जो इनके जो प्रमुख देव जो मानते हैं ये सिंह बोंगा, जो कि वास्तव में वो किससे रिलेट है, वो सूर्य देव से है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। इसका व्याख्या देखते हैं नीचे। प्रकृतिवाद और बोंगावाद पर आधारित धर्म है। जैसे अन्य देव दिसूल बोंगा, चांडी बोंगा, हाथू बोंगा और ओड़ा बोंगा, जो कि एक प्रमुख देव हैं, जो कि सूर्य देव से रिलेट करते हैं। धार्मिक जो पुजारी हैं वो जादू टोना विशेषज्ञ ये पाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा जनजाति की भाषाई विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह अपनी जाति के सदस्यों के साथ अपनी विशिष्ट बोली मुंडारी में बात करते हैं। दूसरा है, अन्य जाति के लोगों के संवाद स्थापित करने के लिए ये सादरी बोली का प्रयोग करते हैं।
जो पहला है ना, जो मुंडा जनजाति की भाषा के बारे में हमें बताना है। तो यह अपनी जाति के सदस्यों के साथ अपनी विशिष्ट बोली, जो कि वह है मुंडारी, वह बोलते हैं। तो ये सत्य है। और जो दूसरा है, अन्य जाति के लोगों से यह संवाद स्थापित करते हैं, उनके लिए ये अलग बोली का प्रयोग करते हैं, जिसे बोलते हैं सादरी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नगेसिया और पंडो और बिहार जनजाति से। किंवदंती के अनुसार किस जनजाति की उत्पत्ति भगवान शिव और पार्वती द्वारा विंध्याचल में जंगल काटकर जलाई गई राख पर धान के बीज छिड़कने से हुई है, और जिनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर दूधी तहसील से आए थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार। जो बिहार जनजाति है ना, उनका मानना है कि उनकी उत्पत्ति भगवान शिव और पार्वती द्वारा विंध्याचल में जंगल काटकर जलाई गई जो राख पर धान के बीज छिड़कने से हुई है, और जिनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो कि दूधी तहसील से आए थे। इसका व्याख्या देखते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने एक पुरुष व महिला उत्पन्न किए और जंगल काटा और राख पर धान की खेती की, और इनका जो प्रवास है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के दूधी तहसील से छत्तीसगढ़ में प्रवासित होकर आए, और इनकी जो मुख्य आबादी है वर्तमान में यह कोरिया जिले में निवास करती है। नेक्स्ट देखते हैं, किस जनजाति के लोग यह मानते हैं कि माता द्रौपदी ने उन्हें बांस से टोकरी और सूपा बनाने की कला सिखाई तथा गांडीवधारी अर्जुन ने उन्हें तीर धनुष बनाना सिखाया। यह कौन सी जनजाति का मानना है? यह मानना है पंडो जनजाति का, पांडो। ऑप्शन सी, पांडो जनजाति का यह मानना है कि माता जो द्रौपदी ने उन्हें बांस से टोकरी और सूपा बनाने की कला सिखाई, और जो तीर धनुष बनाना सिखाया उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन ने। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पांडव। इसका व्याख्या देखते हैं। कौशल प्राप्ति, वनवास के दौरान माता द्रौपदी से बांस शिल्प, टोकरी, सूपा और अर्जुन से तीर धनुष चलाना सीखा। इनके लोकगीतों और कथाओं में पांडव राजा का उल्लेख मिलता है। किनके? जो पांडव जनजाति है ना, उनके लोकगीत और कथाओं में पांडव राजा का उल्लेख मिलता है। और इनका जो आर्थिक जीवन है ना, यह मुख्य रूप से वनोपज संग्रह और बांस बर्तन निर्माण पर आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनजाति में साक्षरता दर जो थी वह थी 60.1%, जो कि नगेशिया की जो थी जनगणना के अनुसार जिसकी जो साक्षरता थी नगेशिया की वो थी 51.4% की तुलना में अधिक है बोला है। तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा है, पांडव जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करती है। तो जो पांडव जनजाति है वो ना इसलिए गलत है क्योंकि ये बस्तर नहीं, ये सरगुजा है, सूरजपुर और कोरिया जिलों में निवास करती है। और जो तीसरा है, पांडव जनजाति में महिलाओं की साक्षरता अन्य जनजाति की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये सत्य कथन है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये ए आ जाएगा, ये बी, ये सी और ये डी। केवल 1 और 3। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कथन 1 था वो जो सही था क्योंकि बिहार की साक्षरता 60.1% है, जबकि नगेशिया की साक्षरता 51.4% है। और पांडव जनजाति बस्तर में नहीं बल्कि वही सरगुजा और सूरजपुर और कोरिया जिलों में पाई जाती है, निवास करती है। और तीसरा कथन भी इसलिए सही था क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार पांडव महिलाओं एवं पुरुषों में साक्षरता दर अन्य की तुलना में काफ़ी कम है। नेक्स्ट देखते हैं, विवाह संस्कार एवं वधु मूल्य से। जनजाति और उनके वधु मूल्य या विवाह के जो दौरान दी जाने वाली
सामग्री के स्थानीय नामों का सही मिलान करे बोला है। तो देखते हैं, जो नगेसिया है वह बूंदा आ जाएगा। जो नगेशिया जो जनजाति होती है और उनका जो वधु मूल्य होता है उसे कहते हैं बूंदा। और जो पांडव जनजाति होती है ना, उनके जो वधु मूल्य को कहते हैं सुख भरना। और बिहार जो जनजाति होती है उनके वधु मूल्य को कहते हैं लगन भरना। इसलिए हमारा ऑप्शन एक का सी। तो ये हमारा बी वाला कट जाएगा, ये एक का सी है। और 2 का हो जाएगा आपका ए। 1 का सी, 2 का ए। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपजातियां और गोत्र से। बरहरिया जो कि सोना नदी के उत्तर में और दक्षिणहा सोन नदी के दक्षिण में किस जनजाति की 2 मुख्य जनजातियां हैं? वह है बिहार जनजाति। जो बरहरिया है ना, जो कि सोन नदी के उत्तर में, और दक्षिणहा जो कि सोन नदी के दक्षिण में किस जनजाति के 2 मुख्य उपजातियां पाई जाती है? वो है हमारी बिहार जनजाति। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्याएं देखते हैं। बिहार जनजाति की जो संरचना है वो कैसे हुई? जो बिहार जनजाति की संरचना, बिहार जनजाति में भौगोलिक आधार पर 2 उपजातियों में विभक्त है। पहला है बरहरिया जो कि सोन नदी के उत्तर से उत्पत्ति मानने वाले हैं, और जो दूसरा है दक्षिणहा जो कि सोन नदी के दक्षिण से उत्पत्ति मानने वाले हैं। इनका जो प्रमुख गोत्र है वो है कन्नौजिया, सरवार, बरवार, महतो, कहतो, काशी। विवाह के लिए वर वधु का अलग गोत्र होना आवश्यक है बिहार जनजाति में। नेक्स्ट देखते हैं। पांडव जनजाति में यदि धन के अभाव के कारण विवाह में तेल और हल्दी की रस्म नहीं हो पाती है और केवल वधु को कपड़ा देकर अंगूठी पहनाकर घर ले आते हैं, तो इस विवाह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बरोखी। जो पांडव जनजाति होती है ना, उनमें जो धन के अभाव के कारण विवाह में जैसे कि तेल और हल्दी की रस्म नहीं हो पाती और केवल जो वधु का कपड़ा देकर अंगूठी पहनाकर घर ले जाते हैं, तो उस विवाह को वो लोग बरोखी कहते हैं। व्याख्याएं देखते हैं। पंडो समाज में विवाह अत्यधिक खर्चीला हो सकता है, जैसे कि बरोखी विवाह धन राशि के अभाव में समाज के जो बुजुर्ग इस विवाह की अनुमति देते हैं। इसमें हल्दी तेल की रस्म नहीं होती। अन्य प्रथाएं होती है, जैसे पांडों में उढरिया, ढुकू और चूड़ी पहनाने की प्रथा भी प्रचलित है। और सामान्य विवाह में वर पक्ष सुख भरना की रस्म भी निभाता है। जो इन जनजाति होती है पांडव में, ये सब होती है। नेक्स्ट देखते हैं। धर्म एवं जादू टोना से। नगेशिया जनजाति में जादू मंत्र के जानकार या विशेषज्ञ व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है? जो मृत्यु के तीसरे दिन पूर्वजों की पूजा भी संपन्न करता है। जो नगेशिया जनजाति होती है, उनमें जादू टोना जो मंत्र के जानकार विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? तो उनमें जो नाम दिया गया है वो है देवार। जो मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो उनमें वह पूजा भी वह संपन्न कराता है, उसे देवार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। व्याख्याएं देखते हैं। जो नगेशिया जनजाति की धार्मिक व्यवस्था, जो देवार है वो जादू मंत्र का जानकार और मार्गदर्शक होता है, और यह मृत्यु के तीसरे दिन स्नान करने के बाद पूर्वजों की पूजा भी संपन्न कराता है। और जो नगेशिया जनजाति में जो प्रमुख देवी देवताएं होते हैं ना, वो होते हैं गौरैया देव, शिकारी देव, सदना माता, धरती माता या अन्न कुमारी। और नगेशिया जनजाति में बलि प्रथा है, जो कि पूजा के समय मुर्गा बकरे की बलि दी जाती है। यह जनजाति भूत प्रेत और जादू टोने पर काफ़ी विश्वास करती है। नेक्स्ट देखते हैं। लोक नृत्य कथन पर आधारित है। इन जनजातियों के प्रमुख नृत्यों के संबंध में सही कथनों का चयन करें। पहला है, बिहार जनजाति के लोग होली के अवसर पर रहस नाचते हैं। तो हमारा ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि जो बिहार जनजाति होती है ना, वह लोग होली के अवसर पर एक नृत्य करते हैं जिसे रहस बोलते हैं। नगेशिया जनजाति के युवक युवतियां सरना पूजा में सरहुल नृत्य करती हैं।
तो ये भी सही है। पांडव जनजाति में कर्मा पूजा के समय कर्मा नृत्य किया जाता है। जो पांडव जनजाति होती है ना, उनमें कर्मा पूजा में कर्मा नृत्य करते हैं, और नगेशिया जनजाति में जो युवक युवतियां हैं वो सरना पूजा में सरहुल नृत्य करती है, और बिहार जनजाति के लोग होली के अवसर पर रहस नृत्य करते हैं। इसलिए हमारा तीनों कथन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, 1, 2 और 3। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोक नृत्य की तुलना में जो कि नगेशिया जो जनजाति होती है वह सरहुल करती है, सरना पूजा में कर्मा नृत्य है, अखरा नृत्य है, विवाह नृत्य है। फिर पांडव जो जनजाति होती है वह कर्मा नृत्य करती है कर्मा पूजा में, और वह होली नृत्य है, बिहाव नृत्य है। बिहार जनजाति विवाह नाच करती है और होली पर रहस नृत्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं। मृत्यु संस्कार से पहला है, नगेशिया और बिहार दोनों जनजातियां मृतक को जलाती है और अस्थियों को सोन या गंगा नदी में प्रवाहित करती है। और जो पंडो जनजाति मृतक को दफनाती है और पुरुषों की कब्र के पास धनुष बाण तथा महिलाओं की कब्र के पास जो मछली पकड़ने की चोरियां रखती हैं। इनमें कुछ मृत्यु संस्कार के कुछ उनके नियम होते हैं, उनके कुछ संस्कार होते हैं, वह बताया गया है इसमें। और हमें ना इसमें असत्य कथन बताना है। बिहार जनजाति में 10वें दिन स्नान के बाद ब्रह्मांड को बुलाकर श्राद्ध कराया जाता है। तो हमारा जो तीसरा है ना वो सही है, और जो पहला वाला था वो भी सही है। नगेशिया और बिहार दोनों जनजातियां जो है ना मृतक को जलाती है और अस्थियों को सोन या गंगा नदी में प्रभावित करती। कौन सी? नगेशिया और बिहार। तो ये भी सही है। जो दूसरा है ना, पांडव जनजाति मृतक को दफनाती है, सही है ये। और पुरुष की कब्र के पास धनुष बाण तथा महिलाओं की कब्र के पास मछली पकड़ने की चोरियां रखती है, जो कि ये भी सत्य है। और जो हमारा ऑप्शन डी है वह है, पांडव जनजाति मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उनकी अस्थियां को महानदी में विसर्जित करती है। तो यह गलत है, क्योंकि पांडव जनजाति ना मृतक को दाह संस्कार नहीं करती है बल्कि उन्हें दफनाती है। जो पांडव जनजाति होती है वो उन्हें दफनाते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन बी में देखिए पांडव जनजाति का मृतक को दफनाया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपको कुछ जल्दी से कुछ रिवीजन करना है तो ये मैंने एक टेबल बनाया था, तो उससे आप इसमें जल्दी से आप रिवीजन इजीली वे कर सकते हैं। तो अब हम ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जनजाति से ही हम देखेंगे क्लास 4 हम देखेंगे, और उसका हम पार्ट 1। तो अगर आपको ये हमारा MCQs पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी जो सुझाव होगी, जो भी आप नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक से आप MCQs देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स पे आप अपने सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद।